Good morning, students. A very warm welcome at this Janbook platform. I am Dr. Achan Rathod, Associate Professor, Department of Public Administration. Students, आज हम करने जा रहे हैं फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के साइलेंट फीचर्स के बारे में। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के मेन फीचर्स की तरफ चलने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं फ्रांस के बारे में। फ्रांस, जैसा कि आप जानते हैं, 1789 की रिवॉल्यूशन के बाद से इसका आधुनिक फ्रांस का जो है विकास हुआ। आज हम जो करने जा रहे हैं ये फिफ्थ रिपब्लिक की जो मेन फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, उन्हें आज अपन करने जा रहे हैं। इससे पहले फ्रांस ने 3 रिवॉल्यूशंस झेली हैं। 1789 की जो फेमस ही है, उसके बाद फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ 1792 में स्थापित किया गया। उसके बाद फिर से 1830 में इसने फिर रिवॉल्यूशन हुआ, 1848 में फिर रिवॉल्यूशन हुआ और इसके बाद भी 1848 में एक तृतीय रिपब्लिक की स्थापना की गई। उसके बाद 1946 में फोर्थ रिपब्लिक की स्थापना की गई और उसके बाद जो वर्तमान में हम जिसको स्टडी करने जा रहे हैं उसका स्थापना उस संविधान की, जिसे हम फिफ्थ रिपब्लिक कहते हैं, जिसकी स्थापना 1958 में की गई। 4 अक्टूबर 1958 में इसे एक्सेप्ट किया गया। तो जब फोर्थ रिपब्लिक का जब निर्माण किया गया था, उसके बाद से 1946 से लेकर 1958 फिफ्थ रिपब्लिकन के बीच जो वहाँ उथल पुथल का काल रहा, जो अनस्टेबिलिटी थी, उस समय वहाँ समय की डिमांड थी कि कोई ऐसा संविधान बनाया जाए जो यहाँ स्टेबिलिटी दे। एक तरफ यहाँ सिविल वॉर की सिचुएशन बन रही थी, दूसरी तरफ अल्जीरिया के फ्रीडम से रिलेटेड मैटर भी वहाँ उभर कर आ रहा था। तो इन सब चीज़ों से वहाँ की जनता आगाज आ चुकी थी और अब उन्हें एक स्टेबल सरकार चाहिए थी। तो जनरल डी गॉल के नेतृत्व में एक कमेटी का निर्माण किया गया। जनरल डी गॉल को 6 मंथ का टाइम दिया गया था एक नए कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेमवर्क करने के लिए, लेकिन इन्होंने विदिन 3 मंथ्स एक संविधान बना डाला और इसे 4 अक्टूबर को लागू कर दिया गया। यही फिफ्थ रिपब्लिक कहलाता है और जिस मोटिव के साथ कि एक स्टेबिलिटी इस सरकार को मिले, यहाँ के शासन व्यवस्था को मिले, इस मोटिव को ये आज तक फुलफिल कर रहा है। और बेसिकली इस संविधान के माध्यम से फ्रेंच के संविधान को एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। तो आइए चलते हैं हम इसके मेन फीचर्स की तरफ। जो पहला अपन फ्रेंच फिफ्थ रिपब्लिक की जो मेन फीचर लेते हैं वह है रिटन, ब्रीफ एंड इनैप्ट कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि आपको ध्यान ही है कि इसे डी गॉल के नेतृत्व में उसकी 39 सदस्यों की जो एक कमेटी थी, उनके द्वारा काफ़ी सोच समझकर इसे बनाया और स्वीकार किया गया था और उसके बाद 1958 में इसे लागू किया गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक लिखित संविधान है। प्रारंभिक तौर पे इसमें एक प्रियम्बल और उसके साथ ही साथ 92 आर्टिकल्स के साथ इसकी स्थापना की गई थी। अल्जीरियन फ्रीडम के बाद इसमें वर्तमान में 89 आर्टिकल्स ही रह गए हैं और ये 17 टाइटल्स में डिवाइड है। जैसे भारत का संविधान कुछ भागों में विभाजित है, वैसे ही इसे भी 17 टाइटल्स में, या जिसे चैप्टर्स कह सकते हैं, उनमें इसे विभाजित किया गया है। और संविधान की हर एक आर्टिकल में किसी ना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल जो फीचर है उसके बारे में जिक्र किया गया है, या किसी ना किसी इंस्टीट्यूशन के फॉर्मेट कैसा होगा, उसकी वर्किंग स्टाइल क्या होगी, इन सब बारे में इस संविधान में विस्तार से वर्णन किया गया है। जो नेक्स्ट फीचर लेने जा रहे हैं वह है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि आपको ध्यान है, जैसे कि भारत के संविधान की प्रस्तावना है, प्रस्तावना बेसिकली प्रस्तावना के अंतर्गत उस संविधान के विशेष मोटिव, जो ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं, उसके उद्देश्य जो होते हैं, उनकी घोषणा की जाती है। फ्रांस के प्रियम्बल में भी फ्रांस के संविधान के मेन मोटिव, उसके ऑब्जेक्टिव्स यानी लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिलिटी, जो कि 1789 की क्रांति के बाद वहाँ के मूल्य घोषित किए गए थे, उन्हीं मूल्यों को इसकी प्रियम्बल में स्थापित किया गया है। और प्रियम्बल में बिल्कुल इसके साथ साथ इस स्वतंत्रता समानता को मेंटेन रखने की भी पुरजोर व्यवस्थाएं की गई है। जो प्रियम्बल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको स्थापित करने का पुरजोर प्रयास आगे के जो हम
जो फीचर्स देखेंगे उनमें भी हमें देखने को मिलेगा। जो नेक्स्ट फीचर जो अपन लेने जा रहे हैं फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन का, वह स्टूडेंट्स हम ले रहे हैं पॉपुलर सॉवरेनिटी या जन संप्रभुता। जैसा कि भारत में जन संप्रभुता पर आधारित संविधान है, अमेरिका का संविधान जन संप्रभुता पर आधारित संविधान है, वैसे ही फ्रेंच रिपब्लिक को भी सॉवरेनिटी किसमें लाई करती है, वहाँ की जनता में, यानी संप्रभुता वहाँ की जनता में। संपूर्ण जो शासन के अंग हैं वह अपनी सत्ता प्राप्त करते हैं किसके माध्यम से, जनता के माध्यम से। जनता अपनी संप्रभुता को अभिव्यक्त करती है रेफरेंडम या जनमत की शक्ति के माध्यम से और राइट टू वोट के माध्यम से। इन दोनों ही माध्यम से जनता अपनी संप्रभुता को जो है शो करती है और सरकार के तीनों अंग जो अपनी शक्तियां प्राप्त करते हैं जन संप्रभुता से ही प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ वहाँ की प्रियम्बल में भी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो मेन मोटिव है, डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, फॉर द पीपल, फ्रॉम द पीपल, इसको भी इसके प्रियम्बल में शामिल किया गया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जन संप्रभुता पर आधारित एक संविधान है। स्टूडेंट्स, अगले फीचर की तरफ अपन चलते हैं। अगला है कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ, यानी संविधान से ऊपर ना तो कोई सरकार का अंग है ना कोई व्यक्ति है, सर्वोत्तम है, सर्वोच्च है तो वहाँ का संविधान है। जैसे ब्रिटेन के संविधान में पार्लियामेंट को सर्वोच्च सिद्ध किया गया है, घोषित किया गया है, वैसे ही फ्रांस में और भारत में संविधान की सर्वोच्चता को निर्धारित किया गया है। संविधान से ऊपर कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था नहीं है। सरकार के सभी अंग अपनी शक्तियाँ और कार्य अगर प्राप्त करते हैं तो वहाँ के संविधान से करते हैं। यदि सरकार का कोई भी अंग संविधान के आदर्शों के विपरीत चलकर कोई कार्य करता है तो उसे असंवैधानिक करार देने का अधिकार वहाँ के जो एक खास परिषद बनी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल, उसके माध्यम से उससे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संविधान की सर्वोच्चता को वहाँ निर्धारित किया गया है। अगले फीचर की तरफ चलते हैं अपन। अगला है सेक्युलर स्टेट। फ्रांस इज ए सेक्युलर स्टेट लाइक इंडिया। जैसे कि भारत एक कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह राज्य होता है, वह राष्ट्र होता है जिसमें राज्य का कोई धर्म नहीं रहता। सभी धर्मों और जाति के व्यक्तियों को के साथ समान व्यवहार किया जाता है। सभी नागरिक, देश के सभी नागरिक अपनी अपनी आस्था के अनुसार अपना अपना धर्म को मना सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। तो इस तरह से वहाँ भी एक सेक्युलर स्टेट होने के नाते वहाँ के नागरिकों को में भी किसी जाति, धर्म या विश्वास के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है। वर्तमान में जैसा भारत में भी कर्नाटका में जो एक विवाद चल रहा है, वैसा ही विवाद कुछ कुछ वहाँ भी सिखों की तरफ से फ्रांस में भी चलाया गया था, जिसमें वहाँ यहाँ बैन कर दिया। फ्रांस में एक्चुअली क्या स्टूडेंट्स कि बैन किया गया है जो अपने रिलीजियस से रिलेटेड जो भी सिंबल्स होते हैं उनको धारण करने से, जैसे बुर्का है, टर्बन है, ये आप धारण नहीं कर सकते हैं। यहाँ के नागरिकों को इसके लिए बैन किया गया है। यानी लेकिन फिर भी सभी व्यक्तियों को अपनी अपनी आस्था के अनुसार पब्लिक प्लेस पे इनको आप वेयर नहीं कर सकते, अपने जो रिलीजियस सिंबॉलिक होते हैं, उन सिंबल्स होते हैं उनको, अदरवाइज आप अपना आस्था के अनुसार मना सकते हैं। तो इस प्रकार सेक्युलर स्टेट की भांति सारे नागरिकों को एक जैसे अधिकार दिए गए हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वहाँ के नागरिकों को दिया गया है। अगला जो कॉन्स्टिट्यूशन का मेन फीचर ले रहे हैं वह है अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन या कठोर संविधान। स्टूडेंट्स, कठोर संविधान वह होता है जिसमें संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का कोई एक विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित होती है। जैसे सामान्य कानून को सामान्य बहुमत से पारित किया जाता है, वैसे सामान्य बहुमत से जो संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की दो पद्धतियाँ प्रचलन में हैं। प्रथम पद्धति के अनुसार राष्ट्रपति प्रपोजल तैयार करता है और वह जो असेंबली है उनके दोनों हाउसेस के समक्ष रखता है, और जो सीनेट और जो असेंबली है उसके द्वारा 3/5 मेजोरिटी से अगर या 60% वोटिंग के साथ, जो भी वोट कास्ट कर रहे हैं उन सदस्यों की 60% वोटिंग के साथ इसे अप्रूवल मिल जाता है,
तब वह संविधान संशोधन कर लिया जाता है। दूसरी विधि के तहत प्रधानमंत्री और कैबिनेट का कोई भी मिनिस्टर एक प्रपोजल रख सकता है। इस प्रपोजल को राष्ट्रपति संयुक्त जो हाउसेस हैं उनके समक्ष रखेगा और 3/5 मेजोरिटी के साथ 60% मेजोरिटी के साथ इसे अगर दोनों हाउसेस जो हैं पास कर देते हैं, पारित कर देते हैं, तो इसे पब्लिक रेफरेंडम के लिए रखा जाता है और जनमत संग्रह के बाद ये संविधान संशोधन कर दिया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों ही प्रक्रियाएं, संविधान में संशोधन की दोनों ही प्रक्रियाएं एक विशिष्ट प्रक्रिया को निर्धारित करती हैं, जिससे हम इसे किस श्रेणी में रखते हैं, कठोर संविधानों की श्रेणी में रखते हैं। अगला फीचर जो अपन लेने जा रहे हैं इसका वह है रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन या गणतंत्रात्मक संविधान। जैसा कि भारत में और अमेरिका में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, वैसे ही फ्रांस में भी रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया गया है। रिपब्लिकन स्टेट वह होता है स्टूडेंट्स जिसमें राष्ट्र का सर्वोच्च पद निर्वाचित होता है, जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। ये वंशानुगत नहीं होता है, ना ही नॉमिनेटेड होता है, ये जनता द्वारा निर्वाचित होता है। तो फ्रांस की स्थिति हम देखते हैं कि फ्रांस का राष्ट्रपति वहाँ का सर्वोच्च कार्यपालिका प्रमुख है, जो कि 5 साल के लिए जनता के द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट होके आता है और 5 साल इसका कार्यकाल है। 5 साल बाद वापस इलेक्शन होते हैं और डायरेक्ट यूनिवर्सल सफरेज के माध्यम से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। यानी हम कह सकते हैं कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की पद्धति से वहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। इस तरह से वहाँ कौन सा है, गणतंत्रात्मक या रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है। स्टूडेंट्स अगले फीचर की तरफ चलते हैं। अगला फीचर जो अपन ले रहे हैं वह है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन जैसा कि भारत का और अमेरिका का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देश हैं, लोकतांत्रिक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हैं, वैसे के वैसे एक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले सारे के सारे गुण फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से वहाँ के नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं। जैसा सबसे पहले हम पीपल्स सॉवरेनिटी देखते हैं, जिसमें जन संप्रभुता देखते हैं, साथ ही साथ अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके माध्यम से, साथ ही साथ राइट टू वोट है उसके माध्यम से, साथ ही साथ सीक्रेट एंड पीरियडिकल इलेक्शंस की जो व्यवस्था की गई है, सीक्रेट वोटिंग की जो व्यवस्था की गई है, ये सारे के सारे फीचर्स क्या शो करते हैं कि ये एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है या डेमोक्रेटिक स्टेट है। तो रियल फॉर्म में, रियल अर्थों में ये एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है। इसके आर्टिकल 1 में भी इसके लिए कहा गया है कि जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में पाए जाने वाले सारे के सारे गुण इसमें भी पाए जाते हैं। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा जो कि इसके मेन मोटिव है, वो भी इसके किसको शो करते हैं, डेमोक्रेटिक जो फॉर्म को ही अभिव्यक्त करते हैं। नेक्स्ट जो अपन फीचर लेने जा रहे हैं फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन की, वह है मिक्सचर ऑफ पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ हमें ना तो पूरी तरह से जैसा कि ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट है वैसा देखने को मिलता है, ना ही प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट जैसा कि यूएसए में देखने को मिलता है। यहाँ दोनों का मिक्सचर हमें देखने को मिलता है, यानी संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का सम्मिश्रण यहाँ हमें देखने को मिलता है। जैसे हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है कि वहाँ ड्वेल एग्जीक्यूटिव होती है, तो यहाँ भी ड्वेल एग्जीक्यूटिव है, एक प्रधानमंत्री भी एग्जीक्यूटिव है और राष्ट्रपति भी। लेकिन जैसा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है, एक रियल एग्जीक्यूटिव होती है और एक नॉमिनल होती है, वैसा यहाँ नहीं है। तो जो अपन एग्जीक्यूटिव देखते हैं उसको देख के क्या लगता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन दूसरी ओर अपन देखते हैं कि इसमें नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव जैसी कोई बात नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा ये पार्लियामेंट्री से अलग भी है। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहाँ जैसा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है, वैसे यहाँ के जो कैबिनेट के जो सदस्य हैं वो इसके सदस्य नहीं होते हैं, जबकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तो होते हैं, लेजिस्लेचर के अंदर से ही एग्जीक्यूटिव निकल के आती है। यहाँ अगर असेंबली का कोई मेंबर मिनिस्टर बना भी दिया जाता है, कैबिनेट में शामिल भी कर लिया जाता है, तो उसे कैबिनेट की मेंबरशिप से असेंबली की मेंबरशिप से उसको रिजाइन करना पड़ता है।
और इसके साथ ही साथ हम देखते हैं, दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो असेंबली के कैबिनेट के मेंबर्स हैं वो असेंबली की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं है। दूसरी तरफ इसका अपन अध्यक्षात्मक स्वरूप को देखते हैं तो इसमें जो वहाँ के राष्ट्रपति को जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स दी गई हैं उनको देखते हुए इसका हमें क्या देखने को मिलता है कि वहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सेपरेशन ऑफ पावर्स भी हमें वहाँ देखने को एक तरह से मिलता है। दूसरी तरह से हम देखते हैं कि राष्ट्रपति को सुप्रीम एग्जीक्यूटिव पावर्स दी गई हैं, वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, कैबिनेट के सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। साथ ही साथ राष्ट्रपति को जो इमरजेंसी धारा 16 में, आर्टिकल 16 में जो इमरजेंसी पावर्स दिए गए हैं जिसमें जो भी उसे अत्यंत शक्तिशाली घोषित करते हैं, तो इन सब को देखते हुए हमें इसको लगता भी है। कुछ विद्वान कहते हैं कि यहाँ ना तो प्योरली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ना ही प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इवन दोनों का सम्मिश्र स्वरूप हमें यहाँ देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो फीचर अपन लेने जा रहे हैं स्टूडेंट वह है बाइकैमरल पार्लियामेंट, यानी जैसा भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है या अमेरिका में है या ब्रिटेन में है, वैसे ही यहाँ भी द्विसदनात्मक जो व्यवस्थापिका को अपनाया गया है। एक असेंबली है जो कि लोअर हाउस है और ये डायरेक्टली इलेक्टेड है और सर्वाधिक सत्ताधिकारी है, सर्वोच्च, और दूसरी तरफ हम सीनेट देखते हैं जो कि इसका अपर हाउस है, लेकिन शक्तियाँ इसकी किससे असेंबली से कम हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं यहाँ अन्य लोकतांत्रिक देशों की तरह ही दो जो सदन इसमें पाए जाते हैं और दोनों सदनों का अपना अपना शक्ति क्षेत्र, कार्य क्षेत्र यहाँ हमें देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स अगले फीचर की तरफ चलते हैं अपन, वो है राइट ऑफ द फ्रेंच पीपल, यानी जैसे हम फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो जिस तरह से भारत के नागरिकों को संविधान के विविध धाराओं के अंतर्गत नागरिक अधिकार प्रदान किए गए, वैसा वहाँ धाराओं में नहीं उल्लेख है, लेकिन फिर भी वहाँ जो 1946 वाले 4th कॉन्स्टिट्यूशन में जिन ये स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी को अपनाया गया था, वो आज भी अपनाए गए हैं। वहाँ के नागरिकों को स्वतंत्रता का, समानता का, इसके साथ ही साथ पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाने का, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को अपनाने का, उसमें पार्टिसिपेट करने का, राइट टू वोट, ये सारे के सारे अधिकार वहाँ के नागरिकों को दिए गए हैं। तो इस तरह से जैसे कि किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में नागरिकों को नागरिकता के अधिकार दिए गए होते हैं, वैसे ही अधिकार वहाँ के फ्रेंच जो कहना चाहिए पीपल हैं वो भी इस तरह के राइट्स को एंजॉय करते हैं। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के अगले फीचर की तरफ, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल ऑफ इंस्टीट्यूशन फॉर जुडिशियल रिव्यू। वहाँ एक संवैधानिक परिषद की स्थापना की गई है। इस संवैधानिक परिषद में स्टूडेंट्स 9 सदस्य होते हैं, जिनमें से 3 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा, 3 सदस्य नेशनल असेंबली के द्वारा और 3 सदस्य सीनेट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। इन 9 सदस्यों में से ही राष्ट्रपति एक सदस्य को अध्यक्ष घोषित करता है। इन सब का कार्यकाल जो है, इस असेंबली का कार्यकाल जो है वो 9 वर्ष है और टाइम टू टाइम 1/3 जो हैं इसके जो सदस्य हैं उन्हें हटा दिया जाता है। तो इस प्रकार ये अपना कार्यक्रम, बेसिकली जो हमारे यहाँ और अमेरिका में जुडिशियल रिव्यू का जो अधिकार दिया गया है, किसको, हमारी सुप्रीम कोर्ट्स को दिया गया है, वो अधिकार यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल को दिया गया है। यानी ये काउंसिल व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित और कार्यपालिका द्वारा घोषित किसी भी नियम और कानून को, उसकी संवैधानिकता की जांच कर सकता है। यदि वह संविधान के आदर्शों के अनुकूल नहीं है तो उसे असंवैधानिक करार दे सकता है। साथ ही साथ जैसा कि हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन को इलेक्शंस कंडक्ट कराने का जो अधिकार मिला हुआ है, वह अधिकार क्षेत्र भी इस काउंसिल को मिला हुआ है। राष्ट्रपति के चुनाव का आयोजन इसी के द्वारा किया जाता है, आयोजन और संचालन इसी के द्वारा किया जा सकता है। तो ये अपने आप में एक विशिष्ट जो संस्था हमें फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशन में ही देखने को मिलती है। अगले फीचर की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स, वह है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। वहाँ एक आर्थिक, एक
एवं सामाजिक परिषद की भी घोषणा की गई है। व्यवस्थापिका कोई किसी भी आर्थिक मुद्दे में या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को किसी भी आर्थिक मुद्दे में अगर कोई एक्सपर्ट्स की सलाह चाहिए होती है तो वहाँ ये काउंसिल मौजूद है, या कोई सोशल मैटर होता है तो उसमें भी अगर उसे सलाह चाहिए होती है कानून लाने से पहले, निर्माण करने से पहले, तो वैसे सलाह देने के लिए इस काउंसिल की वहाँ स्थापना की गई है और यह बहुत ही अच्छे से अपनी भूमिका को निभा रहा है। स्टूडेंट्स, अगले फीचर की तरफ चलते हैं, वह है प्रोविजन रिगार्डिंग टेरिटोरियल यूनिट्स ऑफ फ्रेंच रिपब्लिक। जैसा कि आपको ध्यान है कि फ्रांस के अंदर कई टेरिटरीज भी आती हैं, जैसे न्यू कैलिडोनिया है, कॉर्सिका आइलैंड है, साथ ही साथ सेंट नियरो जो इसका पार्ट है, ये सब इसकी टेरिटरीज आती हैं। तो इन टेरिटरीज के लिए भी यहाँ विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। इन टेरिटरीज के नागरिकों को भी राइट टू वोट दिया गया है। वो लोकल इलेक्शन में भाग लेते हैं, लेकिन वो मेयर नहीं बन सकते, सीनेट के मेंबर नहीं बन सकते, लेकिन इनको राइट टू वोट है और फ्री मूवमेंट का भी इनको अधिकार दिया गया है। इवन हम देखते हैं कि इंडिया में भी, पांडुचेरी में भी वर्तमान में करीबन 2000 वोटर्स हमारे फ्रेंच वोटर्स हैं, जो कि इलेक्शन के टाइम अपने जो फॉरेन एम्बेसडरी है उसके माध्यम से अपना वोट कास्ट करते हैं। चलिए चलते हैं स्टूडेंट्स फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के अगले फीचर की तरफ, प्रोविजंस रिगार्डिंग यूरोपियन कम्युनिटी एंड यूरोपियन यूनियन। जैसा कि आपको ध्यान है, फ्रांस ने यूरोपियन यूनियन की सदस्यता हासिल कर रखी है और इसने यूरो जो कि एक कॉमन करेंसी है उसे भी अपना रखा है, लेकिन कॉमन संविधान के मामले में ये मौन है, उसे अभी तक इसमें नहीं अपनाया गया है। इसमें रेफरेंडम भी कराया गया था जिसमें जनता ने इसे स्वीकार नहीं किया गया था, तो इस संदर्भ में भी इसमें खास व्यवस्थाएं की गई है। यूरोपियन संघ के राज्यों के नागरिक जो हैं बिना वीजा और पासपोर्ट इस फ्रांस में ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो इस तरह से विशेष व्यवस्थाएं भी वहाँ इनको कम्युनिटीज़ को लेकर, फ्रेंच कम्युनिटीज़ को लेकर की गई हैं। स्टूडेंट्स, अब अपन चलते हैं इसके अगले फीचर की तरफ, वो है सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स। हमें एकमात्र फ्रांस ऐसा देश है जहाँ दोहरी न्यायपालिका, एक वहाँ सामान्य न्यायपालिका है और एक प्रशासकीय न्यायालय या एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स हैं। तो सामान्य न्यायालयों में सामान्य नागरिकों के खिलाफ अभियोग चलाए जाते हैं, तो वहीं सिविल सर्वेंट्स के खिलाफ यदि किसी तरह की नागरिकों को शिकायत है तो उसके खिलाफ वाद कहाँ चलाया जाएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स में। और इसी तरह वैसे तो सभी नागरिकों को ये कानून के समक्ष समानता का अधिकार है, लेकिन वहाँ ये कहते हैं कि सामान्य नागरिकों के लिए अलग कानून है और एडमिनिस्ट्रेटर सिविल सर्वेंट्स हैं इनके लिए अलग कानून है। तो ये व्यवस्था यहीं देखने को मिलती है। इस व्यवस्था को देखते हुए डाइसी तो कहते हैं कि यहाँ सही अर्थों में एक तरह से अपन विधि का शासन यहाँ नहीं है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ विधि का शासन भी है, दोनों कोर्ट अलग होते हुए भी सभी नागरिक समान है। कहीं कहीं हमें जो असेंबली के मेंबर्स होते हैं इनके भी विशेषाधिकार देखने को मिलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ ऐसा कुछ है, डिस्क्रिमिनेशन किसी टाइप का है। नेक्स्ट जो फीचर लेने जा रहे हैं अपन, वह है यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन या एकात्मक शासन व्यवस्था। ब्रिटेन की तरह फ्रांस में भी एकात्मक शासन व्यवस्था को, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया गया है। संपूर्ण देश का और उसकी टेरिटरीज का प्रशासन कहाँ से संचालित होता है? पेरिस में बैठी सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है। लोकल गवर्नमेंट है, प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से वहाँ भी डिपार्टमेंट्स में विभाजित किया गया है। डिपार्टमेंट्स के अंडर में लोकल गवर्नमेंट की बॉडीज, कम्यून्स वगैरह भी आते हैं, लेकिन ये सब के सब अपने अधिकार, लोकल बॉडीज जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन से अपने अधिकार प्राप्त नहीं करती हैं, वरन वे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार ही संचालित होती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत और अमेरिका की तरह संघात्मक शासन व्यवस्था को वहाँ नहीं अपनाया गया है। नेक्स्ट जो फीचर अपन देख रहे हैं वह है मल्टी पार्टी सिस्टम या बहुदलीय शासन, बहुदलीय प्रणाली वाला देश। जैसा भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है वैसे ही फ्रांस में भी मल्टी पार्टी सिस्टम है। यहाँ राजनीतिक दलों, एकमात्र ऐसा देश है जहाँ राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। इवन नागरिकों को भी पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाने का अधिकार दिया गया है
और यहाँ नागरिकों का जो राइट टू वोट है उसके अभिव्यक्ति का माध्यम किसे माना गया है? पॉलिटिकल पार्टीज को माना गया है। इसलिए हम देखते हैं कि वहाँ जो संवैधानिक दर्जा दिया गया पॉलिटिकल पार्टी को, ये भी इसे खास बनाता है। पॉलिटिकल पार्टीज हमारे भी हैं, सभी डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में पाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ उनका जो कह सकते हैं कि अपन संवैधानिक दर्जा उनको नहीं दिया गया है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज तो हैं। यहाँ बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और इन पॉलिटिकल पार्टीज के माध्यम से जनता अपने राजनीतिक विचारों को अभिव्यक्त भी करती है और इनको ज्वाइन भी करती है। तो ये सब हमें देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट्स, ये सब थे फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के मेन फीचर। इस कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेन फीचर हमने देखे, उन्हें जब इस कॉन्स्टिट्यूशन को यानी 5th रिपब्लिक को स्थापित किया गया तो जिसका एक मेन मोटिव था कि जो अस्थिरता का दौर और 3 इसने क्रांतियां देखी थी, वैसी अस्थिरताएं, अस्थिर सरकार इसे नहीं झेलनी थी। तो इसका 5th रिपब्लिक का मेन मोटिव ही क्या था? एक स्टेबल गवर्नमेंट, स्टेबल प्रशासनिक व्यवस्था इसे देना, और इसको देने में ये बाकायदा आज तक कामयाब रहा है। और रेफरेंडम के और जैसी ऐसे यहाँ अपन महत्वपूर्ण विशेषता देखते हैं, वैसी भी एक डेमोक्रेटिक, एक रिपब्लिकन फॉर्म या अपन सेक्युलर स्टेट, सारे के सारे अपने मोटिव्स को जिनको लेकर ये चला था, उन्हें ये पुरजोर ढंग से निभा रहा है। रेफरेंडम की जहाँ तक बात करते हैं, एक बहुत ही एक अच्छा सा डेमोक्रेटिक फीचर है जो कि फ्रांस में रिसेंटली समय समय पर, इवन यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को जब अपनाया गया था तब भी जनमत संग्रह कराया गया था और 80% जनता ने उसे स्वीकृति प्रदान की थी। उसके बाद इसे लागू किया गया था। रिसेंटली कैलिडोनिया को लेकर, न्यू कैलिडोनिया को लेकर रेफरेंडम करवाया गया है कि इसे फ्रेंच में रहना है या नहीं रहना। फिर फ्रेंच पॉपुलेशन ने मैक्सिमम मेजॉरिटी के साथ दावा किया कि इसे फ्रेंच का ही पार्ट रहना है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इन सभी फीचर्स को ये फॉलो किए हुए हैं और इन सभी फीचर्स के साथ ये एक स्टेबल गवर्नमेंट देने में एक सक्षम राष्ट्र रहा है। तो इस तरह से एक विकसित राष्ट्र जो है, समाजवादी गणतांत्रिक राष्ट्र है, उसकी सारी मेन फीचर्स को देखा। स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर में हम किसी दूसरे देश की या नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।